नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है रोटी। 2 बजे तक की अफरा तफरी ने पंडित जी का दिमाग खराब करके रख दिया था। ये लाओ वो लाओ, ये दिखाइए वो दिखाइए, ऐसा क्यों है, कहाँ है, किस तरह है। पारिवारिक सूची क्या बनी, पूरे 140 नाम दर्ज हो गए। सभी के पते, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, उनका व्यवसाय और उन सब के व्यवसायों से जुड़े दूसरे दूसरे लोग। पंडित जयराम ने बेटी की सगाई पिछले माह ही की थी। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा कुछ न हो कि उनके संबंधों पर आँच आए। सो कह उठे, देखिए वर्मा साहब, आपको मेरे परिवार और मेरे धंधे के बाबत जो कुछ पूछना और जानना है पूछिए, किंतु मेरे समधी को इनमें न घसीटिए प्लीज। बेटी के विवाह का मामला है, कहीं ऐसा न हो कि पंडित जयराम को बीच में टोकते हुए वर्मा जी बोले, देखिए पंडित जी, जिस तरह से आपको अपने संबंधों की परवाह है उसी तरह मुझे भी अपनी नौकरी की चिंता है। यह सब तो आपको बताना ही होगा। आखिर आपका आपके व्यापार का किस किस से और कैसा कैसा संबंध है, यह मुझे देखना है और यही मेरे काम का पार्ट्स है। तमाम जानकारियां दर्ज कर वर्मा जी लंच के लिए बाहर निकल गए थे, किंतु पीछे अपनी पूरी फौज छोड़कर गए थे। घर के हर सदस्य पर पैनी नजर रखने के लिए आयकर विभाग का एक एक कर्मचारी मुस्तैद था। पलंग पर हताश होकर बैठे पंडित जयराम ने सारी स्थितियों पर गौर करना शुरू किया। आयकर वालों की ऐसी रेड पड़ी थी कि छिपने छिपाने की तनिक भी मोहलत न मिली। यह शनि की महादशा ही थी कि सुबह सुबह हुई दस्तक ने उन्हें जैसे सड़क पर नंगा लाकर खड़ा कर दिया हो। पंडित जयराम का दिमाग हर समय हर बात को धंधे की तराजू पर तोलता रहता था। पलड़ा अपनी तरफ झुके तभी फायदा है, इसी सिद्धांत को उन्होंने अपनाना सीखा था। और पलड़ा अपनी ओर झुकाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति कारगर सिद्ध होती आई है। इसलिए पूरे जीवन को उन्होंने धंधे की तराजू पर तौला था। मुझे नहीं खाना कुछ भी, कहकर पंडित जयराम ने थाली बगल सरका दी। हमारी तो तकदीर ही फूटी थी जो यह दिन देखना पड़ रहा है, पत्नी ने पीड़ा पर मरहम लगाते हुए कहा। मैं कहती थी ना कि अपने दुश्मनों से होशियार रहो। कहने को भाई हैं तुम्हारे हैं, पर न सब नासपीटे हैं। यह सब कुछ उन्हीं का किया धरा है, नहीं तो। कहते कहते पंडिताइन सुजाता सिसक सिसक कर रोने लगी। देख लूँगा, एक एक करके देख लूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे बर्बाद करने पर तुले हैं, उनको भी आबाद नहीं रहने दूंगा। क्या मैं उनकी रग रग को नहीं जानता हूँ कि उनकी औलादें क्या क्या गुल खिलाती फिरती रहती हैं। मेरे मुंह खोलने की देर भर है, सब लपेटे में आ जाएंगे। पंडित जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वह जानते थे कि दीवार के उस पार जरूर भाइयों के कान लगे होंगे। भाभियों को चटखारे लेने का अच्छा मौका जो मिला था। आयकर जांच अधिकारी ने लंच से लौटते ही एक एक चीज का मूल्यांकन करना शुरू किया। पत्नी के कान नाक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। हर चीज सामने होनी चाहिए। सोना चांदी, हीरा मोती, नगदी और बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, दुकान, घर मकान, कोठी बंगला, खेत खलिहान, सब कुछ नामे या बेनामे। ज्यों-ज्यों लिस्ट बढ़ती जा रही थी, त्यों-त्यों पंडित जयराम का दिल बैठता जा रहा था। कोई जगह, कोई कोना, कोई तहखाना नहीं छोड़ा था रेड पार्टी वालों ने। हर कमरे की तलाशी, गद्दों तकियों को छू दबा कर देखा तो दीवारों के प्लास्टर को भी ठोक बजा कर देखने से नहीं चूके। पंडित जी कुछ कहने को होते तो वर्मा साहब उन्हें बीच में ही रोक देते। हम अच्छी तरह जानते हैं कहाँ क्या हो सकता है। टैक्स बचाने के चक्कर में आप लोगों का बस चले तो क्या कुछ नहीं कर सकते। आखिरी कमरा बचा था, वो था अम्मा का कमरा। वर्मा जी ने कहा, इसे भी देखना होगा। इसमें क्या रखा है, बूढ़ी माँ का कमरा है। जाओ जाओ, अब उसे भी देख लो, कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। पंडित जी की इज्जत का फालूदा बनाने में झल्लाहट में पंडित जयराम बड़बड़ा रहे थे। समाज में इज्जत बनाने के लिए और बाजार में अपनी साख कायम रखने के लिए पंडित जयराम ने क्या क्या नहीं किया था। थोड़ी बहुत राजनीति में भी दखल रखने का इरादा था।
इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अपने एक चित्र को पर्चे पर छपवाया और इस खूबसूरत पर्चे को शहर के कोने कोने में चस्पा करवा डाला था। गली मोहल्ला, टैक्सी, जीप, बस और रेल के डब्बों में भी उनकी पहचान कायम थी। सब कुछ धो डाला है आज के मनहूस दिन ने। हो न हो कहीं यह सामने वाली पार्टी की करतूत तो नहीं। हो भी सकता है, क्योंकि अभी वह पार्टी पावर में है। उनका मानना था कि अगले चुनाव में केंद्र वाली पार्टी ही राज्य में भी आएगी, इसलिए उससे ही जुड़ना ठीक होगा। पर इस बार के अनुमान में वह गच्चा खा गए। अम्मा 85 को पार कर रही थी। इस आयु में तो हर कोई सठिया जाता है, बात बात पर बच्चों जैसी जिद। अब वह क्या जाने कि आयकर क्या होता है। वह तो जिद पर अड़ी है कि अपने कमरे में किसी को नहीं आने देंगी। आंख से भले पूरा दिखाई न देता हो, पर किसी बच्चे की पैरों की आहट भी सुनाई दे जाती है तो कोहराम मचा देती हैं और रोने लगती हैं। उन्हें अकेले पड़े रहना ही सुहाता है। अब अम्मा को कौन समझाए कि ये आयकर विभाग वाले जो ठान लेते हैं करके ही दम लेते हैं। उन्हें तो यह कमरा भी चेक कराना ही होगा। वर्मा जी समय की नजाकत को जानते थे और जांच पड़ताल के दौरान किसके साथ कैसा व्यवहार करके जड़ तक पहुंचना है खूब अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने सभी को रोककर अकेले अम्मा के कमरे में प्रवेश किया। अम्मा, पाँव लागूं, कैसी हो अम्मा जी? बहुत दिनों से सुनता था कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जीवन में पग पग पर कामयाबी देता है। क्या ऐसा वरदान आप मुझे नहीं देंगी? बेटा, सब करनी का फल है। आशीषों से क्या होता है? पर तुम कौन हो? सुबह से इस घर में कोहराम मचा हुआ है। क्यों परेशान करके रखा है मेरे बच्चों को? अम्मा के शब्दों में तलखी थी और जैसे वह सब कुछ जानती और समझती हों। वर्मा जी ने अम्मा को जैसे समझाने का प्रयास किया। हम लोग सरकारी आदमी हैं अम्मा। हमारा काम है गलत तरीकों से कमाए गए रुपयों की पड़ताल करना। खरी कमाई पर खरा टैक्स लेना सरकार का नियम है। अब देखिए ना अम्मा जी, मैं ठहरा सरकारी मुलाजिम। मुझे आदेश मिला है कि पंडित जयराम पर टैक्स चोरी का मामला है, उसकी छानबीन करो। सो आदेश तो बजाना ही होगा ना। अब बताइए अम्मा, इसमें मेरा क्या दोष है? जो खरा है तो खरा ही रहेगा। पंडित जी ने कोई गुनाह किया नहीं है तो उन्हें सजा कैसे मिल सकती है? पर खाना पूर्ति तो करनी ही होगी ना। सो तो है बेटा, तुम आदमी भले लगते हो। मुझसे क्या चाहते हो? सारे घर का हिसाब तो तुम ले ही चुके हो। लो, मेरा कमरा भी देख लो। यही चाहते हो ना? पूरी कर लो अपनी ड्यूटी। वर्मा जी की बातों से अम्मा प्रभावित हुई थी। पुराने कमरे में क्या रखा है? लेकिन वर्मा जी की पैनी नजर ने संदेह तो खड़ा कर ही दिया था। इस संदूक में क्या है अम्मा? जरा खोल कर दिखाओ तो। वर्मा जी ने कहा तो अम्मा जैसे फिर बिफर पड़ी। नहीं नहीं, इसे नहीं खोलने दूंगी। तुम इसे नहीं देख सकते। लेकिन ऐसा भी क्या है अम्मा? संदूक को जरा देख लेने तो दो। वर्मा जी बोले, आपने ही तो कहा है कि मुझे मेरी ड्यूटी पूरी करने देंगी। सो समझिए कि मेरी ड्यूटी में हर बंद चीज को खोल कर देखना शामिल है। अम्मा ने अब और जिद नहीं की। चारपाई से उठी, दरवाजा भीतर से बंद किया। संदूक का नाम सुनते ही पंडिताइन सुजाता के मन में खटका हुआ था। हो न हो बुढ़िया ने सबसे छिपा कर जरूर कुछ बचा कर रखा है, इसलिए वह अपने संदूक के पास किसी को फटकने तक नहीं देती थी। जरूर कुछ ऐसा है जिसे वर्मा जी ताड़ गए हैं। नहीं तो इधर पंडित जी भी संकालू हो उठे तो पंडिताइन सुजाता से कहने लगे, अम्मा रहती है मेरे यहाँ और मन लगा रखा है दूसरों बेटों के साथ, भले ही वे उन्हें न पूछते हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़के भैया के लिए कुछ रख करके रखा हो। चलो, जो भी होगा आज सामने आ ही जाएगा। बंद कमरे में पसरे अंधकार में पिछली खिड़की से जो थोड़ी रोशनी की लकीर आ रही थी, उसी रोशनी में संदूक रखा था। ताला खोलकर ज्यों अम्मा ने संदूक का ढक्कन उठाया तो वर्मा जी अवाक रह गए। रोटियां? ये क्या अम्मा? रोटियां और संदूक में? हाँ बेटे, यही जीवन का सत्य है। रोटियां, इन्हीं के लिए इंसान दुनिया में जीता है, जीवन भर भागता फिरता है।
दिन रात एक करता है, बुरे से बुरा काम करता है। किसके लिए? रोटी के लिए। खानी उसे सिर्फ 2 रोटी ही है, फिर भी न जाने क्यों। यह कहते कहते अम्मा का गला भर गया। लेकिन माँ जी, ये तो सूखी रोटियां हैं, आपने इन्हें संदूक में सहेज कर क्यों रखा है? वर्मा जी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे थे। भले ही उन्होंने बड़ी से बड़ी गुत्थियों को सुलझा दिया हो, सप्ताह में एक दिन ऐसा भी आता है बेटे, जब कोई भी घर में नहीं रहता। रविवार को सभी बाहर खाना खाने जाते हैं। उस दिन घर में रोटी नहीं बनती। उसी दिन के लिए मैं इन्हें बचाए रखती हूँ। 2 रोटियों को पानी में भिगो देती हूँ और फिर किसी न किसी तरह से उन्हें चबाकर पेट भर ही लेती हूँ। लो बेटे, तुमने तो देख ही लिया। अब इस कटु सत्य को पूरे घर के सामने भी जाहिर हो जाने दो। न जाने मेरे बच्चे क्या सोचेंगे। आंसू पोंछते हुए अम्मा ने बंद दरवाजा खोल दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।